हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का नाम है द वैदिक पीरियड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक जमाना था जब गूगल सीरी कुछ भी नहीं था और नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वैदिक पीरियड। ये एक ऐसा जमाना था जहां बातें ओरली की जाती थी, जहां मंत्रों के थ्रू बातें की जाती थी और राजा यज्ञ करते थे। राज जो है वो समिति का चलता था, जो समिति ने बोला वो बात माननी पड़ती थी। तो इमेजिन करो एक फील्ड्स जो कि बार्ले और राइस से भरी हुई हैं और उसमें एक घोड़ा जो एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ से छोड़ा है। जितना दूर ये घोड़ा जाता था उतनी ज्यादा उसकी टेरिटरी बढ़ती थी राजा की, और वो सम्राट बनने के सपने भी इसी अश्वमेध यज्ञ से देखता था। तो ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पर सारी चीजें ओरली पास की जाती थी और बुक्स नहीं होती थी। सब कुछ माइंड का खेल था, मतलब याददाश्त की पूरी फुल ऑन गेम थी। फिर हुआ आर्यंस का अराइवल। तो यहीं से माना जाता है कि आर्यंस का अराइवल इसी समय पर हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था और उसमें हमने डिक्लाइन में एक प्रोबेबल रीजन पढ़ा था कि शायद हड़प्पन इसलिए खत्म हो गई पूरी सिविलाइजेशन क्योंकि अब यहाँ पर आ गए थे आर्यंस, और आर्यंस के आने से सब कुछ बदल गया। इनके आते ही इंडिया का एक तरह से अगर हम बोले तो इतिहास ही बदल गया था। तो सम्राट बनने के सपने देखने वाले जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ में अपना घोड़ा छोड़ते थे। और आर्यंस आए कहाँ से थे? आर्यंस आए थे यूरेशिया से और वो सप्त सिंधु नाम की जगह पर बस गए। सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो आज इंडिया पाकिस्तान के इस एरिया में है। ठीक है, अब उनका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर, एनिमल्स और वॉरफेयर पर होता था, और उनका फेवरेट पेट होता था ना ही डॉग ना ही कैट, इट वाज हॉर्स। तो हॉर्स सिर्फ उनको राइड करने के काम नहीं आता था बल्कि उनका एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता था। अब इस पीरियड की बात करें तो यहाँ का पूरा जो नॉलेज है ना वो वैदिक लिटरेचर पर बेस्ड है। मतलब ये उनका ना एक तरह से देसी गूगल था जिसमें फुल ऑन मतलब सारा नॉलेज यहाँ पर इकट्ठा था। तो ये इस टाइम पर 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये इनका एनसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं और इनमें हर चीज के बारे में लिखा गया था। मतलब अगर हम नॉलेज की बात करें, म्यूजिक की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, मैजिक स्पेल की बात करें, हर चीज यहाँ पर लिखी गई थी। फिर जैसे ऋग्वेद है, अगर आज हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद ने हमें हमारा गायत्री मंत्र दिया है। ठीक है, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद ने इन्हीं मंत्रों को एक म्यूजिकल फॉर्म दे दिया है। फिर अगर हम अथर्ववेद पर आए तो एक इससे हमें कुछ चार्म्स मिले हैं। देन यजुर्वेद पर आए तो यजुर्वेद में ना काफी सारे रिचुअल्स हैं जो आज भी हम परफॉर्म करते हैं, उनकी डिटेल्स वहां पर दी गई हैं। तो ऐसे कुछ आर्यंस की एंट्री हुई, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हमारी हिस्ट्री में। अब अगर हम बात करते हैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की, तो जब हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं वैदिक पीरियड के टाइम पर, तो उस टाइम पर ना हम इस पीरियड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेद वाला समय था और लेटर वैदिक पीरियड में बाकी 3 वेद आए और उनके आगे जो टेक्स्ट थे वो थे। पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में सब कुछ। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना वो काफी अच्छा समय था इन द सेंस कि वहां पर ना फुल ऑन वो ट्राइबल वाइब्स आती थी। तो मतलब एक ट्राइबल वाइब थी, लेकिन उन ट्राइबल वाइब्स में ना काफी अच्छा सिस्टम होता था। तो अगर हम घर की बात करें तो घर का जो बॉस होता था वो गृहपति होता था। गृहपति कौन हुआ? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर था। तो मतलब वो उनकी बात मानी जाएगी घर में और सारे के सारे रिचुअल्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर डिसीजंस लेने की बात हो तो सभा और समितियां होती थी, तो जो सभा और समिति ने डिसीजन लिया है वो आपको मानना पड़ेगा, वो लोग उसको और काफी रिस्पेक्टफुली उसको मानते भी थे। फिर अगर हम बात करें इससे तो हमें कुछ अर्ली डेमोक्रेसी की वाइब्स हमें सभा और समितियों से आ रही है। अब अगर हम चले जाएं विमेन के स्टेटस पर, तो ऋग्वेद में विमेन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली रखा जाता था, उनकी बातें भी सुनी जाती थी, उनको हर रिचुअल ट्रेडिशन में फेस्टिवल में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। और फिर अगर हम बात करें उनके लाइफ पार्टनर को चूज करने में, तो आपने स्वयंवर के बारे में सुना होगा, रामायण में सीता माता का स्वयंवर देखा था, तो उनको अपना वर चूज करने का अधिकार था। तो वैसे ही होता था उस समय पर, तो स्वयंवर के थ्रू ही विमेन को अपना हस्बैंड चूज करने का पूरा फ्रीडम था। उस टाइम पर विमेन जो थी वो काफी अच्छी पोइट्स और स्कॉलर्स भी रही हैं, क्योंकि जितना मेल्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उनकी पढ़ाई का इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उतनी ही विमेन की या गर्ल्स की पढ़ाई में भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। फिर समय बदला और फिर आ गया लेटर वैदिक पीरियड, और ये आते आते ना स्वैग पूरी तरह बदल गया। अब अगर हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो जहां पर समिति और सभाएं अपना फैसला लेती थी, फैसला सुनाती थी, लोग उनको मानते थे, अब ये सारी पावर राजा के हाथ में जा चुकी थी। तो मतलब कि अब राजा ने बोला है तो मानना ही पड़ेगा। विमेन की बात करें तो उनका सोसाइटी में जो स्टेटस था वो काफी डाउन हो चुका था। वहीं पर अगर इस समय की बात करें तो कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका था, मतलब आप अपनी कास्ट से बाहर नहीं जा सकते थे। इस टाइम पर अगर हम ऋग्वेद के टाइम की बात करें या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, तो वहां पर ना लोग विलेजेस में रहते थे, काफी सिंप्लिसिटी थी लाइफ में। लेकिन अब ये सब कुछ बदल कर अब लोग सिटीज में आ गए थे। तो इस टाइम पर मथुरा, फिर अयोध्या, हस्तिनापुर जैसी सिटीज इमर्ज हुई और लोग विलेजेस से उठकर सिटीज में आए, और अब यहाँ पर ट्रेड जो है वो कॉइन्स के थ्रू होने लगा। अब रिलीजन काफी कॉम्प्लिकेट हो गया था, और इसी टाइम पर आए 3 नए भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश मतलब शिव भगवान की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो लाइफ काफी सिंपल हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, अब वो काफी कॉम्प्लिकेट हो गई। तो आज का वीडियो, आज का जो चैप्टर है वो हमें लेकर जाएगा फ्रॉम द सिंप्लिसिटी टू द कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द एपिक वॉर्स। तो ऋग्वेदा के चैंट्स से लेटर वैदिक पीरियड के बड़े बड़े पैलेसेस तक, फॉरेस्ट से बड़ी बड़ी एपिक वॉर्स तक। तो रामायण और महाभारत आप सबने देखी है, पढ़ी है, सुनी होगी, राइट। तो उन एपिक वॉर्स की भी यहाँ पर इसी पीरियड में वो सब कुछ हुआ था। तो आज के लिए क्या आप रेडी हो इस पूरे वैदिक पीरियड को डिकोड करने के लिए? क्या आप रेडी हो? तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, और आप भी हो जाओ, क्योंकि अब हम चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, एग्जैक्टली वही चीजों को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ अलग नहीं पढ़ोगे, एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ोगे, और उनमें ना आपको अब ये पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आंसर कैसे लिखने हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जिस्ट आपको पूरा मिल चुका है। बस यही कहानी है वैदिक पीरियड की, और यही अब हम आगे मतलब इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया। तो जब आर्यंस इंडिया में आए ना, तो इंडिया की ना हिस्ट्री ने एक नया मोड़ ले लिया, एक नया टर्न ले लिया। तो जो आर्यंस आए थे वो काफी सिविलाइज्ड थे, ऑल्दो दे वर वंडरर्स, वो एक जगह पर नहीं रहते थे। दे वर द ट्राइबल्स एंड दे वर द नोमैड्स। तो वो इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब एक जगह रहते थे, वहां से उठते थे, दूसरी जगह जाते, दूसरी जगह से उठते, तीसरी जगह जाते थे, बस ऐसे ही चलते रहते थे। बट स्टिल दे वर वेरी सिविलाइज्ड। तो वो आए थे यूरेशिया से, विच इज इन द ईस्ट ऑफ द एल्प्स माउंटेन। तो 9th में आ गए हो, यूरोप पढ़ चुके हो क्लास 7 में। तो ये वाला जो पार्ट है जो रेड में आप देख रहे हो, दिस इज ऑल यूरोप। यूरोप में अगर हम देखें तो ये वाला आप रीजन देख रहे हो, ओके, सो दिस इज ऑल्सो रेड, सो लेट मी चेंज द कलर। हाँ लो, ठीक है। तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, यहाँ पर है एल्प्स माउंटेन। तो बोला जाता है कि इन एल्प्स के ईस्ट से, ईस्ट मतलब इस तरफ से ही आर्यंस आए थे, ठीक है। ओके, सो लेट मी गो बैक।
तो अब इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, मतलब ये मेन जिन चीजों पर फोकस करते थे ना, दैट वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर. सो इट वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो ये इनका एक मेन ऑक्यूपेशन था. सो गिव मी अ सेकेंड. तो उनका मेन ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर रहा है. तो दे वर स्किल्ड वॉरफेयर, मतलब वो वॉरफेयर में काफी स्किल्ड थे. तो मतलब उनका जो पूरा ये जो आर्यंस थे ना, they were a blend of architect, okay just a second, हाँ, so they were a blend of intellect and strength. तो मतलब एक दिमाग और तलवार, इन दोनों का ना एक डेडली कॉम्बिनेशन थे आर्यंस उस समय पर. अब अगर हम आर्यंस की बात करें, इनको थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो आर्यंस जो थे, जैसे हमने बात की कि ये नोमैड्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह तक बस घूमते रहते थे, राइट. तो आर्यंस क्योंकि ये आए थे ईस्ट ऑफ एल्प्स से, करेक्ट. तो ओरिजिनली फ्रॉम यूरेशिया ईस्ट ऑफ एल्प्स. तो आर्यंस हैं, दे आर लिंक्ड टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज. तो अगर हम आज के टाइम पर भी देखें ना, तो आज के टाइम पर भी बहुत सारी ना ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है ना, जिनमें लैंग्वेजेस आपको काफी यहीं से, मतलब इसी एरिया से, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं या इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेजेस हैं उनसे ना मिलती जुलती दिखेंगी, जैसे कि पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश. तो ये बोला जाता है कि हम सबका आपस में एक कनेक्शन है. तो आर्यंस आए, एक जगह आए, सप्त सिंधु में सेटल हुए और फिर यहां से ना फैल गए. ठीक है, अब वो हर डायरेक्शन में उन्होंने फैलना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से एक फैमिली आई और अब ये फैमिली अलग अलग डायरेक्शंस में माइग्रेट होने लग गई. तो उनकी लैंग्वेज और कल्चर, अगर आप ये इंडो यूरोपियन वाला जो रीजन है, ये जो यूरेशियन रीजन है, अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें काफी सारी जगह आपको काफी सिमिलैरिटीज, लैंग्वेज में, कल्चर में काफी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी. तो जैसे हमने बात की कि दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस स्टिल सीन अक्रॉस यूरोप, ईरान एंड इंडिया टुडे इवन. तो ये सबसे पहले सप्त सिंधु रीजन में सेटल हुए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो आज के टाइम पर पंजाब के एरिया में लोकेटेड है. तो शुरुआत में जो आर्यंस थे ना, वो बिल्कुल नोमैडिक थे, करेक्ट. तो उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी. तो हॉर्स उनका ना सबसे वैल्यूएबल एक तरह से एनिमल हुआ करता था. मतलब उस टाइम पर अगर किसी को बोलना कि हाँ हमारे पास पेट्स हैं, तो वो बोलते थे कि हाँ हमारे पास तो घोड़े हैं, राइट. सो एज वी डिस्कस्ड, मतलब वो सिर्फ उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं था, वॉरफेयर में भी, और उनका स्टेटस सिंबल भी हॉर्सेस ही हुआ करते थे. तो द यूज ऑफ एनिमल्स बूस्टेड मोबिलिटी एंड एग्रीकल्चर. तो ना ही ये इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, बल्कि इनसे एनिमल्स की वजह से ही एग्रीकल्चर जो है वो भी इनका काफी इम्प्रूव हुआ. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. अब हम आते हैं वैदिक लिटरेचर में कि वैदिक लिटरेचर क्या होता है. जैसे हमने बोला था ना कि एक देसी गूगल है. वैदिक लिटरेचर में 4 वेदास हैं और भी बहुत सारे हमारे टेक्स्ट्स हैं. तो ये ना वैदिक लिटरेचर या फिर ये जो एंशिएंट गूगल है, ये काफी ज्यादा फुल ऑफ नॉलेज है. मतलब यही सारी नॉलेज हम आज के टाइम पर भी यूज करते हैं. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, जिसका मतलब होता है टू नो. तो वेदा जो वर्ड है उसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम. तो आर्यंस के पास ना, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनका जो सबसे प्रेशियस ट्रेजर है ना, वो था उनका ज्ञान. वो ज्ञान के तो एकदम धनी थे. उनके पास इतनी बुक्स, इतना कुछ था, और सब कुछ ओरली ट्रांसमिट होता था, राइट. तो कहीं जैसे अभी एग्जाम में हम लिखते हैं फिर वो चेक होते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. सो मोर देन जस्ट 4 वेदास, इट इंक्लूड्स ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, सूत्रास, पुराणास, एपिक्स एंड धर्मशास्त्रास. तो ये सारे 4 वेदों के साथ साथ ये भी उनके टेक्स्ट में इंक्लूडेड थे. पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, सबके बारे में जानेंगे हम. तो it was considered as the storehouse of the Aryan wisdom and it passed on orally from teachers to student. तो बस दिमाग का खेल था कि बस जितना याद रख लिया बस वही तुम्हारा सब ज्ञान है.
तो अगर हम ब्राह्मणास की बात करें तो इसमें जो रिचुअल्स हुआ करते थे उस टाइम पर, या जो आज भी हम करते हैं रिचुअल्स, जो हिंदूज में रिचुअल्स हैं, वो उन सब की ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलती है। अगर हम अरण्यकास की बात करें तो अरण्यकास में ना जो जंगल में लिखा हुआ ज्ञान है वो सब कुछ यहाँ पर है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। सो इस तरह ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माने जाते हैं वैदिक पीरियड के टाइम से। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वैदिक लिटरेचर, तो हमने इसको ना कैसे क्लासिफाई किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने वैदिक पीरियड को ना दो में क्लासिफाई कर दिया है। एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आते हैं एक वेद विच इज द ऋग्वेद, और लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी टेक्स्ट जो अभी हमने देखे, तो वैसे और भी टेक्स्ट इस पीरियड में आते हैं। अब हमने इस वैदिक लिटरेचर को दो में बांटा हुआ है। तो वील स्टार्ट विद द अर्ली वैदिक लिटरेचर, जिसमें ऋग्वेद की हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट वेद माना जाता है। ये माना जाता है कि ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेद है। तो it is composed of around 1500, it was composed around 1500 BCE, that is before the common era, and it contains 1028 hymns in 10 mandalas। तो इसमें 1028 hymns हैं जिसको 10 मंडलाज में डिवाइड किया गया है। अब हिम्स जो हैं उनमें क्या है, तो हिम्स बेसिकली ये डिवोशनल पोएम्स होती हैं, और अगर हम मंडलास की बात करें तो ये इन्हीं हिम्स से कलेक्ट किया हुआ एक, मतलब इन्हीं हिम्स की एक कलेक्शन होती है वेदास में। ठीक है। अब हिम्स जो है ना वो आर्यंस के टाइम से चलते आ रहे हैं, और इनमें करते क्या थे, इनमें ना जो हमारा नेचर होता था ना, नेचर को ही भगवान मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनकी प्रेस करते थे, जैसे इंद्रदेव की, अग्निदेव की, वरुण देव की। तो जो रेन गॉड हैं, या फिर जो फायर गॉड हैं, या फिर हमारे ये विंड गॉड है, इन सब की पूजा करते थे, और इन्हीं की प्रेज इन हिम्स में हमें मतलब पढ़ने को मिलती है। तो इट कंटेन्स गायत्री मंत्र, जो आज भी एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है हमारे इंडियन थॉट का, इसीलिए इसको माना जाता है, इस ऋग्वेद को माना जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तो एक ऐसी किताब जो सिर्फ रिलीजन नहीं है बल्कि पूरी की पूरी हमारी सिविलाइजेशन की एक तरह से रिफ्लेक्शन है, वो है हमारा ऋग्वेद। ये एक ऐसा ऑफिशियल या फिर एक ऐसा सीक्रेट हमारा डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट है। तो आप समझ गए ऋग्वेद क्या है। ठीक है। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में हम 3 वेद आए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद से अगर शुरू करें तो जो ऋग्वेद में ना जो पोएम्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी चीजें ऋग्वेद में लिखी गई थी उन सब को ना एक म्यूजिकल फॉर्म दे दिया, कहाँ पर, सामवेद में। सो हिम्स वर सेट टू मेलोडी एंड संग बाय द प्रीस्ट ड्यूरिंग द यजनास। तो मतलब उन्हीं हिम्स को म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इस म्यूजिकल फॉर्म को प्रीस्ट हवन में, जो यजना होते थे या यज्ञ होते थे, उनमें वो उनको प्रीस्ट उनको गाते थे। सो इट कंटेन्स 1875 हिम्स, और ज्यादातर जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए हुए हैं। तो सामवेद ने उन्हीं हिम्स को ट्यून्स और मेलोडी दी। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ऋग्वेद लिखता है और सामवेद गाता है, राइट। तो जो ऋग्वेद में लिखा गया है सामवेद में उनको गाया गया है, उनको एक मेलोडी या एक म्यूजिक दिया गया है। अब आते हैं थर्ड वेद पर, यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद ना वो फोकस करता है रिचुअल्स पर और सेक्रीफाइसेस पर, मतलब कि अगर कोई हवन हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो कौन सी चीज कब चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है, कहाँ चढ़ानी है, कौन सा मंत्र बोलना है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप उन रिचुअल्स को परफॉर्म करना है। तो एक तरह से इन रिचुअल्स की जो डिटेल्ड गाइड है ना, वो है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। तो इसमें 2086 हिम्स हैं डिस्क्राइबिंग हाउ यजनास शुड बी परफॉर्म्ड। वही एक डिटेल्ड गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो हमें रिचुअल्स को परफॉर्म करना बताती है। नाउ कमिंग ऑन टू द अथर्ववेद। तो अब आप ये समझ लो कि ऋग्वेद ने लिखा,
सामवेद ने गाया और यजुर्वेद ने कैसे काम करना है या कैसे यज्ञ करना है हमें वो सिखाया। अब आ जाते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद बाकी सारे वेदों से ना थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें भगवान की पूजा अर्चना, नेचर गॉड की पूजा, उसके साथ साथ ये कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ये ना डेली लाइफ का एक मैजिकल टूल किट है कि चार्म्स, स्पेल्स और इवन जो हीलिंग हिम्स होती हैं, जो हीलिंग गाने होते हैं, उनके बारे में भी अथर्ववेद में ही लिखा गया है। सो इट इज फिल्ड विद चार्म्स, हिम्स एंड स्पेल्स एंड हीलिंग हिम्स। सो एड्रेसिंग द डेली प्रॉब्लम्स जैसे कि डिजीजेस, एनिमीज और प्रोटेक्शन। तो जैसे किसी को अगर कोई बीमार हो गया और उसको बचाना है या उसको हील कराना है, दुश्मन से बचना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई है या उस नज़र से, किसी की नज़र से भी बचना है, तो वहाँ पर वो कैसे करना है, क्या होता है, ये सब हमारे चौथे वेद यानी अथर्ववेद में लिखा गया है। और अथर्ववेद मतलब एक गो टू गाइड है डेली लाइफ के लिए कि डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे बचना है। तो बेसिकली अगर हम बोलें तो ये हमारा ना एंशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करता है। तो इसीलिए अथर्ववेद बाकी सारे वेदों से थोड़ा डिफरेंट माना जाता है। नाउ द की टेक्स्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो कुछ की टेक्स्ट की बात करेंगे जो उस टाइम पर होते थे। सबसे पहले ब्राह्मणास, सो कमेंट्री टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग वैदिक रिचुअल्स। तो अब जो हमने 4 वेद पढ़े, ठीक है, तो सिर्फ रिलीजियस बुक्स नहीं है बल्कि ये आर्यंस की लाइफ का ना एक तरह से एक एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो ये जो वेद है ये हमें ये बताते हैं कि सोशल लाइफ मतलब उस टाइम पर उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, लोग कैसे पॉलिटिक्स करते थे, राजनीति कैसे करते थे, देवताओं की पूजा कैसे होती थी, रिचुअल्स कैसे होते थे, लोग कैसे रहते थे। अब अगर हम ब्राह्मणास की बात करें तो ये एक रिचुअल गाइड बुक है जो जिसमें ना बहुत सारे कमेंट्री टेक्स्ट हैं। बेसिकली रिचुअल्स और यजनास की जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो हमें यहाँ इस टेक्स्ट में मिलती है। सो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम कि उस टाइम पर मतलब अगर रिचुअल्स की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप कौन सा काम कैसे करना है, कैसे चीज़ों को चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, पूजा कैसे करनी है, ये सब वहाँ पर डेली मतलब जो डेली लाइफ में जो पूजा है वो भी कैसी करनी है। तो और बात यह है कि ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं था, ये हमें यहाँ तक बताता है कि उस टाइम पर जो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, मतलब जो हिस्ट्री और कल्चर था उस टाइम पर वो कैसा था। तो हिस्ट्री के बारे में भी बता रहा है और कल्चर के बारे में भी बता रहा है। फिर आते हैं अरण्यकास जो कि फॉरेस्ट बुक्स है, मतलब स्पिरिचुअल गाइड टू हर्माइट्स। तो बेसिकली ये उन ऋषि मुनियों की जो ऋषि मुनि होते थे उस टाइम पर उनकी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस थी उनके लिए। तो ये फॉरेस्ट वाली एक तरह से विजडम है एंड इट इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम रिचुअलिज्म टू फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। तो इनका नाम हमें ये बताता है कि आर्यन जो नाम है ना अरण्या, सो इसका मतलब होता है जंगल या फिर जिसे हम फॉरेस्ट भी बुलाते हैं। तो ये हमें ना जंगल की फिलॉसफी के बारे में बताता है। तो ये उन हर्माइट्स के लिए लिखे गए थे जो जंगल में ना स्पिरिचुअल ज्ञान ढूंढने जाते थे। तो मतलब एक कुछ ऐसे लोग जो जंगल में चले जाते थे और फिर वहां पर जाके वो स्पिरिचुअलिटी को खोजते थे। तो उपनिषद्स की बात करें तो उपनिषद जो हैं ये फिलोसफिकल कोर हैं इंडियन थॉट के। मतलब यहाँ पे कर्म, मोक्ष और माया की बात की गई है कि मतलब जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा, दैट्स कर्म। मोक्ष मतलब कि जो ये जीना और मरना है ना ये एक पूरा चक्रव्यूह है और इससे हमें मुक्त होना है, ठीक है। माया की अगर हम बात करें तो माया है कि जो हमें दिखाई दे रहा है ना दुनिया, दिस इज ऑल इल्यूजन। The main thing is something that is inside us, that is the inner thing, right? तो ये हमें उपनिषद में मिलता है। तो there are around 300 उपनिषद जिसमें चंद्योग्या, बृहद्रण्यका जैसे कुछ उपनिषद हैं और ये
सभी जो हमारे टेक्स्ट हैं उनमें से सबसे फेमस टेक्स्ट है, जो फ्रेंच में और पर्शियन में भी है, और ये वेस्टर्न लोग भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं इस टेक्स्ट में। तो इट कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ आर्यंस। तो उपनिषद की अगर हम बात करें तो ये एक वैदिक विजडम है जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं है, यहाँ पर इनर पीस और सोल सर्चिंग के बारे में ही हमें सारा ज्ञान मिलता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनर पीस, सोल सर्चिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए। Now the literary work on laws and customs and the legends। तो इसमें सूत्रास की बात होती है। सो सूत्रास क्या होते हैं? बेसिकली ये मैनुअल्स हैं डेली लाइफ लॉज और सेरेमनीज के लिए, जिनको डिवाइड किया गया था अलग अलग सूत्रा में, जैसे कि सौरता सूत्रा, गृह सूत्रा, धर्म सूत्रा। तो ऐसे बदलते समय के साथ ये जो सूत्र है ना, ये भी बदलते रहते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग बुक्स है ना, इन्होंने भी खुद को बदला। मतलब हुआ क्या कि जब अर्ली वैदिक पीरियड था तो कुछ और चीजें थी, लेटर में कुछ और चीजें आई। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया ना, तो बदलते टाइम के साथ चीजें बदलती गई। तो उसके साथ कुछ चीजों को जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि समय के साथ बदल रहा है। तो यहाँ भी समय बदल रहा था, चीजें बदल रही थी। अब उन सारी चीजों को जो ऑलरेडी लिखे हुए टेक्स्ट है उनको जाके बदल लेंगे तो वो काफी एक चैलेंजिंग टास्क है, या फिर उनको बदलना भी एक सही नहीं है। मतलब वो हमारी हिस्ट्री एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है फिर। तो इसलिए जो भी चीजें बदल रही थी अब उनको एग्जिस्टिंग बुक्स में ना चेंज करके अब उनको सूत्रों में डाला गया। तो दैट इज व्हाट सूत्रा इज। तो सूत्रों की बात करें तो ये ना एक तरह से शॉर्ट और क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस हैं डेली लाइफ में कैसे काम करना है। जैसे कि डेली लाइफ में रिचुअल्स कैसे करने हैं, अगर बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं तो उसमें सूत्रा जो है वो बताता है कि कैसे उन यज्ञ में या यज्ञों में रिचुअल्स करने हैं। गृह सूत्र हमें बताता है कि जो रोज का डेली लाइफ है उसमें जो आप घर में पूजा करते हो वो कैसी करनी है। धर्म सूत्र जो है वो हमें सोसाइटी के रूल्स, ड्यूटीज और जो कानून हैं उनके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली ये ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस बुक्स हैं, इसमें काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी लेजेंड्स के बारे में, स्टोरीज के बारे में, किंग्स, ऋषि मुनियों के बारे में सब कुछ लिखा गया है। देन कम्स टू पुराणास। तो पुराना टोटल 18 पुराण हैं जो 5 सेक्शंस में, जिन हर एक पुराण के 5 सेक्शंस हैं, फिल्ड विद लेजेंड्स एंड गिनोलॉजीज एंड फिलॉसफी। अब अगर हम पुराणों की बात करें ना तो ये कहानियां सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं, बट इनमें ना मॉरल, फिलॉसफी और कल्चरल विजडम भी छुपा हुआ है। सो ओनली 5 आर हिस्टोरिकल, अदर फोकस ऑन माइथोलॉजी एंड धर्मास। तो ये हमें ना मतलब ये बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या चीज सही है क्या गलत है। जैसे आज भी अगर मैं कुछ करूं, ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, चलो उसकी बाइक तोड़ के आते हैं, राइट, तो आई माई सेल्फ नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो ये सारी जो क्या सही है क्या गलत है ये सब हमें इन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से समझने को मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू जो वैदिक पीरियड का या वैदिक यूनिवर्स के ना वो जो ब्लॉक बस्टर्स थे, दैट इज रामायण एंड महाभारत, राइट। तो रामायण और महाभारत सुनी नहीं है, देखी होगी, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर आपने देखी होगी। तो उन्हीं ब्लॉकबस्टर हिट्स के बारे में वही हैं हमारे ग्रेट एपिक्स, जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि वो एक ना फुल ऑन पैकेज है जिसमें हीरोइज्म भी है, ड्रामा भी है, धर्म के बारे में भी बात हुई है और हमें लाइफ के लेसन्स के बारे में भी पता चलता है। सो बेसिकली दे नरेट हेरोइक टेल्स ऑफ आर्यन किंग्स एंड धर्मास, एंड द भगवद गीता जो महाभारत में है, इट एक्सप्लेन्स द ड्यूटी, डिटैचमेंट एंड डिवोशन। सो दीज आर दोज एपिक ब्लॉकबस्टर्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो ये है एक हमारा एक छोटा सा विजुअल। सो दिस इज एज यू नो, तो ये भगवान राम हैं, ये हनुमान जी हैं, तो ये लक्ष्मण जी हैं और ये उनकी वानर सेना है जो यहाँ पर क्या बन रहा है, राम सेतु बन रहा है। तो ये रामायणा से एक पिक्चर ली गई है और ये
महाभारत के टाइम का जो नीचे वाली पिक्चर है, ये महाभारत का एक दृश्य दिखाया गया है जहां महाभारत का युद्ध हो रहा है। सो दीज आर सम एपिक्स जो जिसने हमारी एक तरह से हमारी ना फाउंडेशन बनाई है, जो हमारा कल्चर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो हम यहीं से लेते हुए आ रहे हैं। तो रामायण में हमें एक आइडियल किंग श्री राम दिखाए गए हैं, जिनकी पूरी जर्नी ड्यूटी, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस और वैल्यूज पे टिकी हुई है। वहीं पर अगर हम महाभारत में आए तो महाभारत ना एक अल्टीमेट फैमिली ड्रामा है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें वॉर भी है और जिसमें फिलॉसफी भी है। मतलब सारी चीजों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है महाभारत। तो यहाँ पर इसी बीच में भगवत गीता भी आती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि कैसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कैसे डिटैच होना है लोगों से, मतलब चीज़ों से कैसे डिटैच होना है, और कैसे अपना जो इनर डिवोशन है ना, उससे अपने जीवन को समझना है। तो बेसिकली आर्यंस की जो ये पूरी लाइफ है, ये हमें उनकी कल्चर, उनके स्ट्रगल और उनकी सच्चाई के बारे में बताता है। तो ये दोनों, रामायण और अगर महाभारत की अगर हम बात करें, तो ये वो टाइमलेस क्लासिक्स हैं जो हर जेनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही रेलेवेंट हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने भी देखी है, हमने भी रामायण के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखी है, आपने भी देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम रामायण और महाभारत से सीखते हैं। दैट्स वाई दे आर द ग्रेट एपिक्स। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, द टूल्स ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इस समय में जो आयरन इम्प्लीमेंट्स हैं, उनका यूज़ करना शुरू किया गया, जैसे कि हैमर्स, एरोहेड, स्पीयर हेड, सॉज, सिकल, हुज। तो काफ़ी सारे आयरन से बनी हुई चीज़ों, इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर एग्रीकल्चरल टूल्स का यहाँ पर यूज़ करना शुरू किया गया। इनका सिग्निफिकेंस था, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन इंडिया। तो आयरन एज ऐसा नहीं है कि हम अब आके बड़े मॉडर्न हो गए हैं तो हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं, ये उस समय से चलता आ रहा है। उनके अस्त्र शस्त्र ही आयरन के बने होते थे। देन इट हेल्प्ड इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट। तो वो इससे फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बनाते थे। देन मतलब उन्होंने जो कल्टिवेबल लैंड थी उसको एक्सपैंड किया एंड एग्रीकल्चर को ज़्यादा एग्रीकल्चर किया, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना सकें। नाउ फार्मिंग टूल्स में उन्होंने आयरन सिकल्स, ऑक्स ड्रिवन प्लोज, होज जिनको यूज़ किए, जिसने उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी की ईल्ड को बढ़ाया, मतलब क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाया। ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इनमें आते हैं पेंटेड ग्रेवेयर्स, जिन्हें ट्रेसेस ऑफ सोफिस्टिकेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली the discovery of PGW, that is painted grey ware pottery in sites जैसे कि हस्तिनापुर, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती एंड आलमगीरपुर में ये PGW, that is painted grey wares देखे गए हैं। तो इनके फीचर्स ये होते हैं कि ये स्मूथ होते हैं, एकदम राउंड और वाइड माउथ वाले बोल्स या डिशेस होती हैं, और ये जिस क्ले से बने होते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की क्ले होती है। तो मतलब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी पॉटरी के ये एग्जाम्पल्स हैं। नाउ दे वर डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक डिजाइंस इन ब्लैक और डीप चॉकलेट ब्राउन। नाउ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब हम उनके ये PGW के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? द रीजन इट शोज एडवांस्ड पॉटरी स्किल्स एंड फायरिंग टेक्निक्स विच इंडिकेट्स द सेटल्ड लाइफ एंड ग्रोइंग मटीरियल कल्चर। तो बेसिकली उनकी पॉटरी स्किल्स के बारे में दिखाता है, उनकी फायरिंग टेक्निक्स के बारे में दिखाता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उनकी जो लाइफ थी ना वो सेटल्ड लाइफ थी, और यहाँ पर वो जो मटीरियल कल्चर है वो भी ग्रो हो रहा था, चीज़ें बनाने का, बेचने का कल्चर भी यहाँ पर शुरू हुआ था। Now we will be discussing about the social life ऑफ द ऋग वैदिक आर्यंस। जो ऋग वेदा के टाइम पर जो आर्यंस थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड के आर्यंस थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ वैसी जैसे हमने बात की थी कि अब इनके घरों के अंदर चलेंगे और घरों के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। तो ये ना विलेजेस में रहते थे, काफ़ी सिंपल और हैप्पी लाइफ थी, काफ़ी सिंपल सा सिस्टम था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था इनका। एंड सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल, मतलब फादर वॉज द गृहपति, जिसे हेड ऑफ द फैमिली माना जाता था। बेसिकली द एल्डेस्ट मेंबर, ही वॉज द हेड ऑफ द हाउस, एंड
they focus on the clan or the tribe or over the individual interest, कि मैं अपना ही फायदा देखूं, इससे मैं फायदा देखूंगी मेरे पूरी ट्राइब का या मेरी पूरी क्लैन का। तो इस तरह से, क्योंकि हम सिर्फ अपना फायदा ना देके औरों का फायदा भी देखते थे, औरों के बारे में भी सोचते थे, इसलिए वो सोसाइटी, वो सिस्टम काफी हैप्पी हुआ करता था। तो गृहपति ना सारे सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे और वो जो बोलते थे वो सबको मानना पड़ता था, और साथ ही साथ वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के वो पूरे क्लैन का इंटरेस्ट देखते थे। तो क्योंकि ये वो टाइम था ना जब राजा का या स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पर ना छोटी छोटी फैमिलीज होती थी और यही छोटी छोटी फैमिलीज मिलकर एक ट्राइब बना लेती थी जो एक गाँव में रहते थे, और फिर सब उनका ध्यान, सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे। सो दैट इज why this system was highly organized, और ये काफी अच्छा सिस्टम माना गया है, काफी हैप्पी फैमिलीज उस टाइम पर देखी जाती थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट विच इज द स्टेटस ऑफ वेमेन। तो वेमेन की बात करें तो उनका स्टेटस काफी हाई होता था, जो रिलीजियस और सोशल लाइफ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी। कोई चाइल्ड मैरिज नहीं, कोई पर्दा सिस्टम नहीं, कोई सती सिस्टम नहीं था। सो वेमेन कुड चूज देयर हस्बैंड स्वयंवर में, एंड इवन दे कुड रीमैरी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि विमेन जो थी वो हर रिलीजियस फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करती थी, उनका इक्वल रोल हुआ करता था। और उस टाइम पर ना ये पर्दा सिस्टम या फिर चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था वो। और इस टाइम पर ना ऐसा मतलब जो ऋग्वेद हमने जैसे पढ़ा था ना, जो ऋग्वेद में हिम्स लिखी गई हैं, तो ऋग्वेद में जो हिम्स लिखी जाती थी ना, वो उनमें भी बहुत सारी ऐसी हिम्स हैं जो विमेन ने ही लिखी हैं। तो एग्जैक्टली मतलब वो ना एक तरह से एक गोल्डन एरा था जहां पर विमेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वो एक ऐसा टाइम था जहां पर ना रियल ओजी स्कॉलर्स थे, वहां पर यंग मेन और विमेन को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की फ्रीडम थी। साथ में अगर कोई रीमैरिज करना चाहता था तो उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई विडो हो जाती थी उसको भी रीमैरिज करने का इक्वल चांस मिलता था, मतलब उसको वो फ्री होती थी इफ शी वांट्स टू रीमैरी और नॉट। नाउ कमिंग ऑन टू फूड एंड ड्रेस। तो फूड क्या होता था कि वो वेजिटेबल्स, बार्ले, व्हीट, कॉर्न, डेयरी, यही सब खाते थे, और यहाँ पर ना वो सोम रस पीते थे ड्यूरिंग द रिचुअल। सो इट इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल, तो इसे ड्रैंक सोमा बुलाते हैं, मतलब बुक में सोमा लिखा हुआ है, तो इट इज अ सोम रस, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, सोम। सो नॉट फॉर इंटॉक्सिकेशन बट एज इन ऑफरिंग। तो रिचुअल्स के टाइम पर यहाँ पर ऑफरिंग के फॉर्म में, मतलब चढ़ाने के नाम पर वहाँ पर ये एल्कोहलिक ड्रिंक भी होता था, और इसको इसलिए नहीं लेते थे कि किसी को, मतलब किसी को नशे में रहना है या फिर मतलब जो भी गलत प्रैक्टिसेस के लिए आज यूज किया जाता था, बट उस टाइम पर ना वो यूज किया जाता था एज एन ऑफरिंग, और ये माना जाता था कि भगवान को भी ये पसंद है, तो मतलब उस लेवल पर और उस क्वांटिटी में उसका यूज किया जाता था। क्लोथिंग की बात करें सो कॉटन, वूल, गारमेंट्स, टर्बन, धोतीज, एंड दे वोर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एज वेल। तो अब आते हैं गेम्स और अम्यूजमेंट की तरफ। तो आर्यंस जो थे ना, वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ रिलीजियस थे या कल्चरल थे या फिर मतलब रिचुअल्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर इन्हीं में लगे रहते थे, बट वो मजे भी बहुत करते थे। मतलब वो मौज मस्ती वाला जो फेज था वो कैसा होता था, सो दे एंजॉयड सिंगिंग, डांसिंग, इवन गैम्बलिंग, हंटिंग, चैरिट रेसिंग, और ये सब खूब होता था। लेजर के लिए दे यूज्ड टू बी एक्टिव एंड जॉयफुल, तो वो काम भी करते थे, पूजा भी करते थे और फन भी करते थे, तो वो हर चीज में काफी एक्टिव हुआ करते थे। नाउ द एब्सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो वो जो टाइम था जब अर्ली वैदिक पीरियड था, जब ऋग्वेद आया था, तो उस समय पर सोसाइटी वाज डिवाइडेड बाय प्रोफेशंस बट नॉट बाय बर्थ। मतलब 4 वर्ण होते थे, जिसका जो प्रोफेशन होता था वो उस वर्ण में आता था। सो वर्णास वर ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, एंड द मूवमेंट बिटवीन वर्णास वाज पॉसिबल, कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप क्षत्रिय बन सकते हो, क्षत्रिय हो तो आप शूद्र बन सकते हो, मतलब जो भी है। सो दिस interchange, this movement between these varnas was quite possible। तो जैसे अगर हम ब्राह्मणास की बात करें तो ब्राह्मण कौन होते थे, जो
नॉलेज और जिनके पास टीचिंग्स होती थी, राइट। क्षत्रिय वो होते थे जो प्रोटेक्शन मतलब जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, या रूलिंग जो लोग होते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्यास होते थे जो ट्रेड और फार्मिंग के लिए होते थे। शूद्र होते थे जो सर्विसेज में या फिर क्राफ्ट वर्क में होते थे। सो दीज वर द डिफरेंट पीपल विच दे वर बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशंस, मतलब उसमें कोई बाय बर्थ किसी भी तरह का कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। सो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी गुड एट दैट टाइम। तो वर्ण जो होते थे ना, वर्ण को हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते थे, उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी तरह का कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। अब अगर हम इकोनॉमिक लाइफ पे आए ऋग्वेद के टाइम पर, और या फिर ऋग्वेदिक आर्यंस की इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, तो जो मेन ऑक्यूपेशन उनका हुआ करता था दैट वाज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में बार्ले, राइस मेन या फिर चीफ प्रोडक्शंस होती थी। दे यूज्ड वेल्स, कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो जैसे कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे, ऑयल सीड्स वो उगाते थे, और वेल्स, कैनाल्स वो उन्होंने बनाए थे जिससे वो इरिगेट करते थे। वो विलेजेस में रहते थे, और विलेजेस में उनमें जो लैंड होती थी उस पर फोकस करते थे, उसको खोदा, उसमें अच्छे से पानी दिया, एग्रीकल्चर की अपनी क्रॉप्स उगाई, एक सिंपल सी लाइफ हुआ करती थी। और जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो फार्मर्स होते थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे वो फार्मर्स थे, तो उनके काफी मजबूत हाथ थे, काफी सिंपल लाइफ थी, और काफी डीप रूटेड ये लोग थे। देन कम्स टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसमें कैटल आता था। तो मतलब ये माना जाता था कि जिसके पास जितने ज्यादा कैटल है, जितने ज्यादा जानवर है, गाय, जिसके पास जितने ज्यादा जानवर हैं जैसे काओ, बफलो, गोट, शीप, जितने ज्यादा है ना वो उतना ही ज्यादा धनी है, उतना ही ज्यादा रिच है। तो कैटल को ही वेल्थ माना जाता था। सो दे रेज्ड काउस, हॉर्सेस, बफलोज, गोट एंड शीप। मतलब जितने ज्यादा एनिमल्स उतने तुम अमीर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रेड एंड करेंसी। तो यहाँ पर ना कोई कॉइन्स का यूज नहीं होता था, बट यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था कि जैसे काओ एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, तो काओ उनके लिए काफी प्रेशियस चीज थी, उनका कैटल, जितने ज्यादा कैटल उतने ज्यादा तुम धनी। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था कि अगर तुमको कुछ चाहिए तुम उसके इंटर्न उसको कुछ और दे दो। सो दैट वाज द सिस्टम ओवर देयर। निष्का जो कि गोल्ड कॉइन है उसका भी यूज किया जाता था। तो जो कॉइन्स वाला सिस्टम है ना, ये कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वहां पर सिर्फ बार्टर सिस्टम नहीं, बट वहां पर कुछ कॉइन्स का भी यूज होता था एज फॉर ट्रेड, राइट। ना ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन क्या होता था, रथ बना लिए, वेपन्स बना लिए, वीविंग, पॉटरी, और डॉक्टर्स प्रैक्टिस्ड हर्बल मेडिसिन। तो ये अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन देखे जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उस टाइम पर काओ जो थी, जो हमारी गाय माता है, वो चलती फिरती करेंसी होती थी। मतलब जितनी ज्यादा गाय उतने ज्यादा तुम धनी हो भाई, तुम्हारे पास मतलब किसी ने तुम्हारी गाय चुरा ली, हो तुम गरीब हो गए, वो वाला वहां पर सिस्टम था। तो आर्यंस जो थे वो ट्रेड सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो लैंड के थ्रू ट्रेड हो रहा है, बट ये जो ट्रेड है ये लैंड और वाटर दोनों ही तरीकों से होता था। तो आई होप जितना अभी हमने अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है वो आपको एकदम क्लियर हुआ है। सो लेट मी टेल यू, पिक्चर अभी बाकी है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना अभी बाकी है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप you enjoyed it. I hope you understood it. Now I will see you in your next session. Till then, you all take care, and as you all know, learn how मतलब free है पर best है।